डियर स्टूडेंट्स, जो अपना दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर चल रहा था उसका ये आज छठा पार्ट है। 5 पार्ट इसके पहले अपन बना चुके हैं। ध्यान रखना, अगर कोई ये डायरेक्ट पार्ट देख रहा है तो इतना मज़ा नहीं आएगा। देखना आप पहले पूरे 5 पार्ट देखना। और ये मैं दावा करता हूँ कि ये पार्ट सिर्फ ऐसे ही पार्ट है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले आप 5 पार्ट का अध्ययन करें और फिर ये छठा पार्ट देखिए। आज का पार्ट जो बड़ा है, देखो ये खाने पीने से संबंधित तो है ही है कि हम दिन में या डेली लाइफ में क्या अनाप शनाप खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम यही जो अपना टॉपिक है वो यही है। आपके स्क्रीन के सामने आपको टॉपिक दिख रहा होगा, केमिकल इन फूड्स, यानी कि खाद्य पदार्थों में रसायन। यानी कि जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जो अपना रसायन विज्ञान है वो दुनिया में एक ऐसी सब्जेक्ट है, ऐसा चीज़ है कि चाहे कुछ भी लो, आप डेली लाइफ से इतना जुड़ा हुआ है कि आपको बिना रसायनों नींद भी नहीं आएगी शायद, इतना जुड़ा हुआ है डेली लाइफ से। ठीक है, आज अपन जो बात करेंगे वो खाद्य पदार्थों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे खाद्य पदार्थों में रसायनों का इतना प्रकोप बढ़ गया है और इतनी ज़्यादा मतलब रसायन पदार्थों की मिलावटी हो गई है हमारे भोजन में। तो इन चीज़ों के लिए अपन आज कुछ मुख्य मुख्य टॉपिकों पे बात करेंगे, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि खाद्य पदार्थों में रसायनों का क्या महत्व है। खाद्य पदार्थों का सीधा सा मतलब क्या है? खाद्य पदार्थ मतलब जो हमारे द्वारा खाए जाते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो खाने में काम आते हैं। इट मीन्स जो भी है खाद्य पदार्थ हमारी डेली लाइफ में जो खाने में काम आते हैं वही खाद्य पदार्थों की बात करें। आपको नजर आ रहा होगा सामने 2-3 लाइन लिखी हुई है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने, आकर्षक व रंगीन बनाने, मिठास बढ़ाने तथा भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने में विशिष्ट रसायनों का उपयोग किया जाता है। भोजन में प्रयुक्त रसायन निम्न प्रकार से। देखो ये जो खाद्य पदार्थों में जो रसायन है उनका क्या मतलब है। पहली बात तो भोजन को सुरक्षित रखा जाए, जैसे लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखा जाए। जैसे हम जूस बनाते हैं, क्या लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं? खराब हो जाएगा। अगर उसमें कुछ केमिकल मिला दें तो रख सकते हैं। ऐसे जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, XYZ जो भी है, टमाटर सॉस, चटनी, मुरब्बा, अचार, XYZ जो भी है, हम अगर इन चीज़ों को लंबे समय तक रखना है तो कुछ ना कुछ इनमें थोड़े बहुत केमिकल मिलाने पड़ेंगे। दूसरी बात है आकर्षक दिखाना। इनको अगर अपन को आकर्षक दिखाना है, मतलब इनको चमकीला दिखाना है, तो भी केमिकल्स का स्प्रे या केमिकल मिलाना पड़ता है। दूसरी बात रंगीन बनाना, क्योंकि आजकल अपने को एक कलर पसंद ही नहीं है। थोड़ा पिंक, थोड़ा मरिंडा, बेबी, ये बहुत सारे कलर आजकल इस चीज़ों में हो गए। तो अगर अपने को कलर की वैरायटी देनी है तो भी रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, किन किन का करते हैं, ये सब आज इस टॉपिक में करने वाले हैं। दूसरी बात मिठास, अगर किसी को ज़्यादा मीठा करना है तो, तथा भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने, भोजन का टेस्ट और उसकी थोड़े क्वालिटी को बढ़े। काफ़ी सारी चीज़ों में रसायनों का एक विशेष स्थान होता है खाद्य पदार्थों में, जो आजकल बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आप सब जानते हैं इनको केस में कि कैसे ले रहा है और कैसे नहीं ले रहा है। तो चलिए आज हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कृत्रिम मधुकरण, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। कृत्रिम मधुकरण का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल मीठा, जैसे तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर कृत्रिम मधुकरण यानी कि आर्टिफिशियल मीठा। मीठा मतलब जो आपको खाना खाते हो, जैसे चीनी खाते हैं, लेकिन चीनी से भी बहुत ज़्यादा अधिक मीठा देने वाले भी कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं। जैसे कि आपने खूब सारे नाम सुने होंगे, सैक्रीन, सैक्रीन का खूब नाम सुना होगा। चीनी से 600 गुना अधिक मीठा है। 1 किलो सैक्रीन और 600 किलो यानी कि 6 क्विंटल चीनी बराबर मीठा दे सकती है। अगर इनका जलीय विलीन बनाया जाए तो 1 किलो सैक्रीन जितना मीठा जल कर सकती है उतना ही मीठा जल 6 क्विंटल चीनी करेगी। अब आप देख लो, तो आप सोच सकते हो जितनी भी ये सस्ती चॉकलेट टॉफ़ियाँ बनाई जाती हैं या ये पेय पदार्थ मिलाए जाते हैं, क्या इनमें चीनी मिलाई जाती है? नहीं, इनमें कृत्रिम मधुकरण मिलाए जाते हैं जो सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, क्या पड़ते हैं? सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इनका पाचन बहुत खराब होता है। और ये हमारे, देखो आर्टिफिशियल, हमारी बॉडी आर्टिफिशियल नहीं है। आप यूँ एक बात सीधा समझ लो, मैं बार बार जो कहना चाहूँगा उसके ऊपर देखो। वैसे सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा काम इतना ही था कि ये बताना और ये नहीं बताना। ठीक है, लेकिन आप यूँ समझ लो कि अपनी बॉडी आर्टिफिशियल है या नेचुरल, बस इतना सा बता दो। बॉडी नेचुरल है
बट इसको हम आर्टिफिशियल बनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों का यूज करेंगे तो वो तो वैसे ही बन जाएगी। अगर हम और तो और खाने में ही आर्टिफिशियल मिला रहे हैं, खाना ही हम आर्टिफिशियल खाने लग गए, तो फिर बताओ बॉडी नेचुरल कहाँ से रहेगी? अगर बॉडी को नेचुरल रखना है तो खाना भी आपको नेचुरली पड़ेगा, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। लेकिन फिर हम सिलेबस में तो चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल मधुकरण क्या होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा पदार्थों को मीठा करने में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि स्वाद में तो मीठा ही होना चाहिए भाई, मीठे की बात करें, मधुकरण की बात करें, स्वीटनेस की बात करें तो मीठा होना चाहिए। और उन पदार्थों को मीठा करने में प्रयुक्त हो, जैसे कि आप आइसक्रीम बना रहे हो, चॉकलेट बना रहे हो, XYZ जो भी बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हो, है ना, तो उन सबको क्या करेगी? मीठा कर देगी। करने को तो चीनी भी मीठा करती है, लेकिन चीनी अधिक मात्रा में लगेगी, यानी कि चीनी कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगी, है ना। अब जो 1 रुपये की 4 टॉफ़ी दे रहा है, 1 रुपये की टॉफ़ी दे रहा है, तो वो कॉस्टली की तरह से कैसे सोचेगा? आपको आपके हाथों में पैकेट पकड़ा रहा है 25 पैसे में पैक करके, तो वो इतना सोचेगा क्या? वो तो ये सोचेगा कि इनमें से मैं कितना बचाऊँ। ठीक है, तो ये आपके सामने समस्या खड़ी होगी। अब आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ आपको खानी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपके सामने यही आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का समाधान भी आप ही करोगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब आगे अपन बात करते हैं इनके केस में कि सैक्रीन, जो मैंने अभी आपको चर्चा की कि ये सैक्रीन जो है ये क्या चीज़ है। सैक्रीन जो है ये क्या चीज़ है? अब देखो, सैक्रीन आपको मैं बता दूं, ऑर्थोसल्फोबेंजेनेमाइड को सैक्रीन कहते हैं। ये एक सैक्रीन, इसका एक व्यावसायिक नाम है, व्यापारी नाम है। सैक्रीन के नाम से अपन को ये मार्केट में खूब मिल जाती है, आप कहीं भी लो। ये जितने भी आपके जो टन 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 कुल्फी वाले होते हैं ना, आइसक्रीम वाले, ये भी कई बार सैक्रीन मिला देते हैं। और बाकी इसमें मार्केट की आइसक्रीम आती है ना, ये तो सब सैक्रीन ही मिलाते हैं। और जितनी भी चॉकलेट सस्ती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, खूब में सैक्रीन, खूब काफ़ी मात्रा में सैक्रीन का प्रयोग किया जाता है अपने इंडिया में। लेकिन इसका जो अपनी केमिस्ट्री की भाषा में जो इसका नाम है, वो नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थोसल्फोबेंजेनेमाइड। अब ये कैसे हो गया ऑर्थोसल्फोबेंजेनेमाइड? जरा आप देखिए, आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिए। कैसे देखेंगे? देखो, सल्फेनेमाइड, देखो अगर मैं ये इस ग्रुप की मैं चर्चा करता तो ये ग्रुप क्या था? CONH2। और ये क्या है? SO2 जो दिख रहा है वो यूं समझ लो ये पहले SO3 था, यानी कि OH था, यहाँ से इस ग्रुप में से S2 निकला है, तब जाके ये बना है। तो इसके ऑर्थो पोजीशन में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है यहाँ पे, तो ऑर्थो पोजीशन ये हुई ना, तो ऑर्थो की कंडीशन में इसके पास लग गया क्या? सल्फो ग्रुप, इसलिए ये ऑर्थो सल्फो बेंजेनेमाइड है। इसी को अपन क्या कहते हैं? सैक्रीन कहते हैं। लेकिन ये जल में अविलय है। सैक्रीन खुद जो ऑर्थोसल्फेनेमाइड है वो जल में अविलय है। इसका सोडियम लवण ही जल में विलय होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक H+ की जगह एक Na+ आया है। इस वजह से सैक्रीन का सोडियम लवण जल में विलय है। आपको पूछ सकते हैं कि सैक्रीन जल में विलय है या नहीं है, तो सैक्रीन जल में विलय नहीं है, लेकिन सैक्रीन का जो सोडियम लवण है वो जल में विलय है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब पढ़ लो इस बात को क्या कहना चाहता है। ये जल में अविलय, परंतु इसका सोडियम लवण जल में विलय होता है। ये शर्करा से 600 गुना अधिक मीठी होती है। वह मधुमेह के रोगी शर्करा के स्थान पर सैक्रीन का प्रयोग कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना। तो सीधी सी बात यह है कि आपकी जो सैक्रीन है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे टॉफियाँ खाते हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि ये सीधा पाचन तंत्र है। देखो अपन कोई, जैसे मैंने आपको शुरू में कह दिया, कोई भी कृत्रिम चीज़ खाएंगे या आर्टिफिशियल चीज़ खाएंगे, दोनों बातों में फ़र्क है। तो इस फर्क को आप बनाए रखें। ठीक है, तो कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करें। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, और भी कुछ अन्य मधुकरण हैं, मीठे पदार्थ हैं, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है एस्पार्टम, ये चीनी से 100 गुना ज़्यादा मीठा है। ऐसे एलिटेम, ये शर्करा से 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। कितना? 2000 गुना ज़्यादा मीठा। इट मीन्स ये 1 किलो, शर्करा 2000 किलो। ऐसे ही सुक्रोलोज शर्करा से 600 गुना मीठा है। लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? सैक्रीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कृत्रिम सैक्रीन के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं खाद्य परिरक्षण। ये तो थे कृत्रिम मीठा, यानी कि आर्टिफिशियल मीठा था। अब खाद्य परिरक्षण की बात करते हैं। खाद्य परिरक्षण की बात करने का मतलब, जैसे हमने खूब सारा भोजन बना लिया। खूब सारा बनाने का मतलब, भोजन ऐसे चपाती तो बना के रखते नहीं, लेकिन फिर भी देखो खूब सारे बेकरी के सामान है, आपको पता है, बिस्किट है, चॉकलेट है,
या आपके जैसे केक है, पापड़ है, अचार है, मुरब्बा, खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बना लेते हैं और फिर 1 महीने, 2 महीने और 12 महीने तक अपन इनको खाने में प्रयुक्त करते हैं। अगर आपको पता है नेचुरल चीज़ें ज़्यादा देर नहीं टिकती हैं, नेचुरल चीज़ें पकने के बाद सड़ने लगती हैं, इट मीन्स उनका फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वो ख़राब भी होने लग जाती है जल्दी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, आप ज़रा सोचिए। अगर इनको खाद्य परिरक्षण करना है तो इनको केमिकल से ही करना है। किससे करना है? केमिकल से ही करना है। अब बात यह आती है कि इनको किन कौन सी चीज़ों को किस किस प्रकार के केमिकल से इनको परिरक्षित किया जाता है, इस विषय के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सीधी सी बात है, जहाँ खाद्य परिरक्षण की बात आ रही है वहाँ यूँ समझ लो आप, हम रसायनों से हमारे भोजन को परिरक्षण करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित करेंगे, यूँ समझ लो। अब किस किस प्रकार के भोजन को किस किस प्रकार के केमिकल से यहाँ पे सुरक्षित किया जा रहा है, ये बड़ी बात है आपके साथ। तो जो दे रखा है इसमें तो यही बात बोलेगा। क्या बोलना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जो आपका खाद्य परिरक्षण है वो सीधी भाषा में ये बहुत बात कर रहा है कि वे रसायन जो खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं? खाद्य पदार्थ खराब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके, जैसे कि आप कोई भी चीज़ है खाद्य पदार्थों में नेचुरल चीज़ें, वो क्यों खराब होता है? खराब इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, इसलिए वो एक अपना अलग टेस्ट दे देता है और एक बेकार लगने लगता है। ऐसे जैसे कि आपको कोई भी चीज़ हो, खराब क्यों होता है? जब उनके अंदर खाद्य पदार्थों की इस प्रकार की मात्रा। अब बात ये आती है कि इनको, इनकी वृद्धि को रोके कैसे या नष्ट कैसे करें। तो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने तथा सड़ने से बचाने हेतु जो कार्य किया जाता है वो खाद्य परिरक्षण कहलाते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे? खाद्य परिरक्षण बोलेंगे, ठीक है ना। अब अपन इन चीज़ों की बात करने वाले हैं कि जो खाद्य प्रेरक्षक होते हैं उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना है कि कोई भी केमिकल किसी के अंदर मिला देंगे। ये तो सोचना पड़ेगा ना कि ये जो केमिकल है कहीं ना कहीं अपने को गलत इफेक्ट तो नहीं दे रहा है। सोचना पड़ता है, हालांकि देगा, कितना ही सोचें दे तोगा। अब इनमें कुछ सरकार के मापदंड होते हैं या कुछ इनका पेटेंट कराते समय इनके लिए कुछ सोचना पड़ता है कि इनकी क्या शर्तें रखी जाएं ताकि जनता, अपनी भोली भाली जनता इनके अंदर मान ले इन बातों को और इनके लिए वो तैयार हो जाए। अब सोचना क्या क्या पड़ सकता है ये देख लो आप। कह रहा है कि अल्प मात्रा में क्रियाशील होना चाहिए, यानी कि जो आप केमिकल मिला रहे हो वो बहुत कम मिलाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे मुट्ठे भर भर मिला रहे, बहुत कम मात्रा में ही क्रियाशील होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी चीज़ों को परिरक्षित कर रहे हो, अचार, मुरब्बा, पापड़, बिस्कुट, बेकरी, जो भी XYZ चीज़ों को, तो आपको वो जो केमिकल मिलाना पड़ रहा है वो कम से कम मिलाना पड़े। ऐसे नहीं कि खूब सारा मात्रा में मिलाना पड़े, यानी कि कम मात्रा ही उसकी क्रियाशील होनी चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। आपको पता है जहर तो थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, दीर्घकालीन प्रभाव होना चाहिए, लॉन्ग टाइम इफेक्टेड, यानी कि ऐसे नहीं है कि आज चुटकी भर डाल दी, कल उसका इफेक्ट खत्म हो गया, परसों खराब हो गया, नहीं। उसका इफेक्ट कितना होना चाहिए? दीर्घकालीन। और दीर्घकालीन की तो हम वेट ही नहीं करते हैं। आज अगर कोल्ड ड्रिंक बनी है, उसमें केमिकल पड़े हैं, तो 3 दिन बाद तो हमारे पास पहुंच जाएगी। कंपनी ने सोचा था 12 महीने तक खराब नहीं होगी, मैंने इतना सामान डाल दिया है, यानी कि केमिकल डाल दिया है। और हम ताज़ा दिखाना भैया, ताज़ा देना। हम क्या करते हैं, उस ताज़ा ताज़ा के चक्कर के अंदर वो सारा केमिकल अपन ही खा रहे हैं, यानी कि वो जो कीटाणु विषाणु पनपने चाहिए थे ना, वो तो पनपे नहीं। ये तो प्रॉब्लम है। पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपको पता है 7 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। वो बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो उनमें ऐसा ही होता है केमिकलों का खेल। जैसे मान लो एक केमिकल मिला दिया, एक केमिकल इसलिए मिला दिया कि उसके अंदर बैक्टीरिया ना पनपे। अब एक केमिकल इसलिए मिलाना पड़ेगा कि इन बैक्टीरिया, अगर जैसे बैक्टीरिया ना पनपे, इसका टेस्ट खराब ना हो, इसकी मतलब कि कलर वलर है ये मेंशन रहे, फिर इसके अंदर मतलब इस प्रकार से इनको टेस्ट सारा चीज़ सोच समझ के इनके अंदर इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे केमिकल मिला देते हैं कि हमारे जीवन में तो पीने लायक बचते नहीं। फिर भी अच्छा, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक को जो सिलेबस बनाने वाले हैं या जो खुद कंपनी वाले हैं, वो पता है क्या नाम दिया गया है? स्लो पॉइजन, मतलब मीठा जहर। क्या बोल सकते हैं इसको? धीमा जहर या मीठा जहर कह सकते हैं इसको। यानी कि ये एक साथ मतलब जहर की तरह कार्य नहीं करता, लेकिन बॉडी में धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि उसके अंदर हल्के हल्के केमिकल खूब सारे मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों का आपको पता है विशेष ध्यान रखना होता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को 12 महीने तक भी रखो तो ख़राब नहीं होती है।
आपकी ताज़ा रसीले आम और स्लाइस ख़राब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल से संरक्षित है, प्रोटेक्ट है। ठीक है। अब बात यही आ जाती है ना कि प्रोटेक्ट तो केमिकल से हो गई वो, बट अब क्या करें, अपन तो पीना है, शौक से पीना है। इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि अगर ताज़ा रसीले आम हैं तो साले कितने दिन में ख़राब हो जाएंगे, 2 दिन 3 दिन, अरे हमारे पास आएंगे तब तक तो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन हम भोली भाली जनता हैं। ठीक है। अब देखो आगे, तीसरा जो है इसका, भोजन की गुणवत्ता को कम ना करें। भोजन के टेस्ट को कम नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भोजन की क्वालिटी कम हो गई हो, ये भी बात को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अलग से केमिकल डालना पड़ेगा। फिर चौथा है, भोजन पर हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। हानिकारक प्रभाव का मतलब कड़वापन नहीं होना चाहिए, या भोजन खराब नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा। इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि दिखने में खराब लग जाए, XYZ, कुछ भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब अपन ये जो आपके प्रेक्षण के रूप में जो काम में लेते हैं नॉर्मल हम अपने डेली लाइफ में, उनके ऊपर अपन एक एक केमिकल के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सा केमिकल है और वो कहाँ कहाँ हम इनको काम में लेते हैं। जैसे मैं कुछ केमिकल्स की रियलिटी या इनके फॉर्मूले या इनके जो आपको क्या बोलते हैं उनके स्ट्रक्चर या जो पदार्थ बनते हैं उनकी सब कुछ एक इमेज भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको कुछ ऐसे एहसास हो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अपन वही काम करने। यह है आपका सोडियम बेंजेट, इस तरह से दिखता है। सोडियम बेंजेट की अपन स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे आपको क्या है क्या नहीं है। सोडियम बेंजेट इस प्रकार का एक पदार्थ होता है जिससे आपको पता है किस किस प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। इस प्रकार से सोडियम बेंजोएट पाउडर धड़ल्ले से बिक रहा है और हम खूब इनका प्रयोग, देखो इस प्रकार के कुछ व्यंजन बनाने में इनका प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल, है ना। ये इस प्रकार के काफ़ी सारे सॉस, चटनी, ये खूब सारे जेमी जेल, खूब सारे इनके चीज़ों को बनाने में प्रयुक्त ले रहे हैं। ये है पोटेशियम सार्बिट। ये मैं आपको बताऊंगा जो पोटेशियम सॉर्बिट है। और ये देखो क्या क्या बन गया, ये देखो किस तरह से हम इनको कितना मस्त, मतलब आइसक्रीम ये सब चीज़ों के लिए कितना बढ़िया तरीके से सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते इनकी डिज़ाइन। अच्छा, अपने को तो कलर का भी बहुत शौक है। आइसक्रीम में कलर, फ्लेवर्स, ये अपने को इतने पसंद है, इतने, मतलब आप मैं दिखाऊंगा अभी। देखो ये सब आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ खाने पीने की ऐसे देखो रेसिपी वगैरह है, पानी पूरी, बेल पूरी है, आइसक्रीम, गोला, मतलब ये चीज़ें मैं आपको बता दूं इतने सारे केमिकल से बने हुए हैं। लेकिन हमको वही पसंद है जिसके अंदर ज़्यादा केमिकल बना हुआ है। देखो मार्केट में कौन सी चीज़ पसंद आएगी, जो आकर्षक हो, मतलब जो मतलब ऐसे कलर ऐसे तड़कते भड़कते से हो, मतलब ऐसे दिखने में, मतलब थोड़ा सा अपने को एंटिक लगे, एंटिक पीस लगे, वही तो मेरे को पसंद आती है। बट ये नहीं सोचते जो एंटिक पीस है वो शायद पता नहीं इसके पीछे कितने सारे केमिकलों का हाथ होगा। ये देखो कितने सारे कलर हैं, ये फूड कलर हैं सारे, जो खाने के पदार्थ में मिलाया जाता है। यहाँ तक कि सभी जो आपके स्वीटनेट्स हैं ना, बूंदी के लड्डू भी अपने को 4 प्रकार के चाहिए। बर्फी वाइट कम पसंद है, पिंक या ऑरेंज या कोई स्ट्रॉबेरी या चॉकलेटी कलर की हो तो वो ज़्यादा पसंद है। कलर डालने से ही वो चॉकलेटी हो जाती है, तो उसको अपन चॉकलेटी बर्फी बोल देते हैं। ठीक है। चॉकलेटी बर्फी क्या है, देखो ये कितने सारे, ये सारे फूड कलर हैं अलग अलग। देखो ये रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, है ना। ये सब अपने को क्या करने हैं, अपने को कलर ज़्यादा पसंद होंगे। आज के ज़माने में अपन सिंपल स्वीट खाना ही पसंद नहीं करते, अपन कलर खाना और केमिकल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए तो मैंने आपको शुरू में कहा था बॉडी नेचुरल है बट आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप बॉडी को क्या बनाना चाहते हो। ठीक है। तो बॉडी तो अपनी नेचुरली है, लेकिन आप इसको क्या बनाना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है। इस बात की अब आप समझदार हो सबके सब, तो ये सब आप जानते हो इस चीज़ के बारे में। देखो फालतू ज्ञान में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वरना अपना थोड़ा सा वीडियो लेंदी बन जाएगा। अब अपन आपको मैंने दिखा दिया है ना कैसे क्या होता है, आप सब समझदार हो। अब एक एक केमिकल्स के ऊपर ध्यान दे लो, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझ लो आप। तो बस ऐसे सिंपल वे में पूछ लिया जाएगा आपको कि जैसे कोई भी 2 ऐसे केमिकल्स का नाम बताओ जो खाद्य परीक्षण के लिए काम आते हैं। बाकी ये तो एक एक का अपन ने क्या कर लिया है, उपयोग बता दिया है कि कैसे ये डेली लाइफ में यूज आते हैं। ठीक है। तो अपन चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट देखा जाए तो खाद्य परीक्षण के केस में सर्वाधिक पॉपुलर और सबसे ज़्यादा प्रयुक्त करने वाला एक केमिकल होता है। इसका 0.06% से 0.1
1% सांद्रता वाला विलियन फलों के रस, स्क्वैक्स, जैम, जेली, अचार आदि के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। फिर आता है सॉर्बेट। ये सार्बिक अम्ल के लवण होते हैं इनका प्रयोग दूध व पनीर से बने खाद्य पदार्थों के परीक्षण, जैसे अभी वो आइसक्रीम वाला वो दिखाया था ना, वो सब पोटेशियम मेटासॉर्बेट ये सब इनके लवण होते हैं। एसिड है तो सोल्ट बन जाएंगे उनके। वैसे फिर अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भोज्य पदार्थों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाने पर SO2 गैस प्राप्त होती है जो भोजन को प्रदूषित करती है। देखो ये SO2 गैस जब निकलती है इनमें से तो शायद आपको पता है बुलबुले मतलब उसको क्या कर देगी ये एक तरह से प्रक्षित करने में सहायता है, लेकिन उससे सॉफ्ट फीलिंग आएगी उसको। जैसे एक दे रखा है ये आपका K2H2O5 फॉर्मूला है, गर्म किया तो पोटेशियम सल्फाइड और SO2 गैस निकल गई। पैराबीन ये एल्किल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइट है, एल्किल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइट है, ठीक है। इनका प्रयोग टमाटर की चटनी सॉस के परीक्षण में किया जाता है। पूछ लिया जाता है स्पेशली टमाटर की चटनी या सॉस में किस केमिकल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। प्रोपियोनेट ये प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर होते हैं। इनका प्रयोग पापड़, बेकरी, बिस्किट आदि को सुरक्षित करने में किया जाता है। आपका प्रतिओक्सीकारक, अभी एक अलग डिफरेंट पॉइंट आ रहा है। प्रतिओक्सीकारक, प्रतिओक्सीकारक का क्या मतलब होता है? प्रतिओक्सीकारक यानी कि आप जानते हो खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अगर उनके अंदर उस प्रतिओक्सीकारक मतलब उसके ऑक्सीकरण को रोक दिया जाए तो वो थोड़ा इतना जल्दी खराब नहीं होगा, कहने का मतलब। तो खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की क्रिया के वेग को कम करने हेतु मिश्रित रासायनिक पदार्थ प्रतिओक्सीकारक कहलाते हैं। यानी कि जो ऑक्सीकरण हो रहा है खाद्य पदार्थों का, उसके वेग को रोकने या उस ऑक्सीकरण क्रिया को कम करने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ मिलाए जाएंगे या उनमें मिश्रित किया जाएगा वो आपका प्रतिओक्सीकारक कहलाएगा। यानी कि कुल मिला के ये मान लो भोजन की ऑक्सीकरण जो हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, और उस रोकने के लिए जो केमिकल मिलाया जा रहा है वो आपका प्रतिओक्सीकारक कहलाएगा। जैसे प्रति अम्ल होते है ना, तो ऐसे प्रतिओक्सीकारक होते हैं। जैसे कि 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टोलोइन BHT आगे भी आएगा, या 2 तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये इनके नाम है बस, और कुछ याद नहीं रखना है। अगर रख सको तो पहली बात तो ये है कि ये शब्द क्या था प्रतिओक्सीकारक, और ज़्यादा ज़्यादा इनके नाम याद रख सकते हो आप। फिर आता है खाद्य रंग, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कलर, फूड कलर। फूड कलर सुंदरता और मतलब एक आकर्षकता, चमक धमक देखने के लिए फूड कलर का प्रयोग किया जाता है। बाकी चीज़ें नेचुरल ही सबसे बेस्ट होती है, उनका ही टेस्ट बेस्ट होता है। बट क्या है कि आज के ज़माने में अपने को नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल पे दुनिया टिकी हुई है, तो फूड कलर का भी रसायनों में और खाद्य पदार्थों में काफ़ी महत्व हो गया है, अनावश्यक हो गया है, यूँ समझ लो आप तो, बट है, हो गया सो हो गया, अपन फड़ना पड़ेगा अपने को अब, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में फूड कलर के बारे में सबसे पहले अगर अपन चर्चा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को आकर्षक एवं रंगीन बनाने के लिए, आकर्षक एवं रंगीन बनाने के लिए प्रयुक्त रसायन खाद्य रंग कहलाते हैं। यानी कि हम खाद्य रंग क्या हैं, यानी कि जो भी आपके खाद्य पदार्थ है उनको आकर्षक बनाने तथा उनको रंगीन बनाने के लिए जो रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके खाद्य रंग कहलाएंगे। जैसे टेट्राजीन पीले रंग का होता है, जैसे भी आपको डिब्बी दिखाई दी ना, जैसे बूंदी बनाते हैं तो इनमें ये पीला कलर का होता है, चावल बना रहे हैं है ना, केसरिया कलर, कुछ भी एक्सवाइजेड। ऐसे ही 1,4 डाई पैरा टोलुडिनो एंथ्राक्विनोन हरे रंग का होता है। ये रंग बच्चों तथा अस्थमा रोगियों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी ऐसे कलर होते हैं, जैसे अपनी जितनी भी ऐसे टॉफियाँ देखा करो, टॉफी में कितने प्रकार के कलर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कलर बना के, जैसे वो नहीं आती वो जूली क्या बोलते हो, मतलब वो 1 रुपये की से आती है, गर्मियों में बर्फ सी चूसते रहते हो। इन सब में आप क्या सोचते हो कि बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोई चीज़ें होती है? नहीं, ये मतलब एक तरह से चलो सॉरी कॉल आ गया था। वैसे गर्मी खूब आज,
पसीने को बारे। तो ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा था जूली के बारे में, तो अच्छा नहीं है, बट आपकी मर्जी। अब बात करते हैं शोधन में रसायन। शोधन में रसायन, जैसे कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साबुन। ये टॉपिक 10th में भी आया था, और ये टॉपिक फिर से 12th में ही, अच्छा ये 11th में भी आ जाता है, और 12th में जो अपना 5वां चैप्टर छोड़ दिया उसमें भी आ जाता है ना। और ये टॉपिक आता ही रहता है, आपको आएगा, आगे भी आएगा। शोधन, जैसे सबसे पहले अपन साबुन की बात कर रहे हैं। साबुन क्या होते हैं, सब जानते हैं साबुन क्या होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, आप सबको पता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम हो या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। जब वसा को KOH या NaOH के साथ गर्म किया जाता है, जैसे कि आपको पता है KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों को ही अपन साबुन बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ऐसा 10th में एक रिएक्शन आती है। ये फैट है, ये आपकी वसा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका, ये देखो 3 NaOH के साथ इसको गर्म किया गया, तो होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे। कहाँ से ब्रेक होंगे, यहाँ से ब्रेक होंगे। ये जो यहाँ का OH है, ये यहाँ का OH है, दिख रहा है आपका, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये बॉन्ड, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ से नहीं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, ठीक है। कहाँ से ब्रेक होंगे, यहाँ से, ताकि इनका ये जो O- होंगे, तीनों के तीनों O-, इन O- के साथ आपका Na+ चला जाएगा, और आपका OH- जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये तो आपका क्या बन जाएगा, ग्लिसरीन बन जाएगा। और ये जो C17H35 COONA O- है, सोडियम स्टीरेट है, ये आपका साबुन कहलाएगा, और ये साथ में क्या बन जाएगा, ग्लिसरीन बन जाएगा। तो ये साबुनीकरण की एक रिएक्शन थी जो आप 10th क्लास में भी देख चुके हो, ये आपके लिए कोई नई नहीं है ना। ये रिएक्शन आपको 10th क्लास में देखने को मिली थी। साथ में यहाँ पे ग्लिसरीन मिलता है। ऐसा सुनने में आया है, या ऐसा होता है कि अगर अपन सोडियम के स्थान पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते तो सॉफ्ट साबुन बनता, या अपन ये कह सकते हैं अच्छे क्वालिटी का साबुन बनता, है ना। हाँ, या शैम्पू वगैरह में इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ एक आपको चीज़ नज़र भी आ रही होगी, कौन सी बात नज़र आ रही होगी, कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, क्योंकि जल में उपस्थित कैल्शियम+2 व मैग्नीशियम+2 आयन साबुन को अघुलित भाग में अवक्षेपित कर देता है। हुआ क्या, यानी कि साबुन यहाँ पे झाग क्यों नहीं दे रहा। सबसे मैटर तो बड़ा है कि साबुन झाग क्यों नहीं दे रहा। अपन बस कपड़े को यूं यूं रगड़े जा रहे हैं, झाग ही नहीं आ रहे साबुन में। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो आपका साबुन जो, अच्छा कठोर जल में नहीं आते। अगर पानी शुद्ध है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम+2 के आयन नहीं है, वो नहीं है, तो वो शुद्ध पानी है, सॉफ्ट पानी है, उसमें झाग देगा। लेकिन अगर जो पानी आपका कठोर है, यानी कि कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 आयन विद्यमान है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो झाग नहीं देगा। और वो झाग क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो आपका सोडियम स्टीरेट है, जो आपका ये जो आपका ये जो बना हुआ है सोडियम लवण, ये क्या करेगा, आपके ये Na+ को तो निकल जाएगा वहाँ से, और आपके 2 सोडियम, यानी कि ये जो C17 आपका H35 है, ये COO जो है, वो 2 कैल्शियम या 2 Mg+ के साथ अविलय अवक्षेप हो जाता है। अविलय अवक्षेप होकर नीचे जम जाता है। इट मीन्स हुआ ये कि आप फालतू में उसको ऐसे रगड़ के दे रहे हो, साबुन तो आपका काम ही नहीं आ रहा। जो साबुन का फॉर्मूला था वो तो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके अविलय अवक्षेप बना दिया। इट मीन्स आपकी उस धुलाई प्रक्रिया में आपका साबुन काम ही नहीं आ रहा, तो झाग कहाँ से आएंगे। अरे बात समझ में। तो हम कठोर जल को मृदु बनाने के काफ़ी सारे परम्यूटेड मेथड, है ना, संश्लेषित मेथड, खूब सारे अपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। आई होप समझ में आ गई आपको बात। अब बात कर लेते हैं साबुन की क्रियाविधि की, वो भी अपन करके आ चुके हैं कि साबुन की क्रियाविधि क्या है क्या नहीं है, साबुन से गंदगी कैसे साफ होती है। सबसे बड़ी क्रियाविधि तो यही है। तो साबुन की क्रियाविधि आप जानते हो, साबुन में 2 भाग होते हैं, एक अध्रुवीय भाग होता है, एक ध्रुवीय भाग होता है। जैसे मैं आपके सामने अगर लाऊं इनका ध्रुवीय और अध्रुवीय भाग को, फंडा क्या है ध्रुवीय अध्रुवीय भाग का, देखो आपको पता है C17H35, ये तो एक है
कार्बनिक चैन, जिसको अपन अध्रुवीय भाग या पुच्छ बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये C17H35 की जो चेन है, अपन इसको शॉर्ट में लिख देते हैं C17H35, वरना ये इस प्रकार से यहाँ पे आपकी होती है। वो अध्रुवीय होती है क्योंकि इसमें कोई ध्रुव नहीं होता, या कोई पोल नहीं है, या कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल बिना चार्ज की स्पीसीज है। अध्रुवीय है मतलब पोलरिटी नहीं है, यहाँ पे सब बॉन्ड कार्बन 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 के हैं, कोई किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, कहीं से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम या ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक नॉन पोलर है ना, जिसको अपन पुच्छ भाग बोलते हैं। एक आगे जाके ये वाला भाग आपका क्रिएट हो रहा है COO-Na, ये आपका शीर भाग कहलाता है, हेड भाग कहलाता है, और ध्रुवीय भी है, पोलरिटी है। पोलरिटी क्यों है, देखो इस भाग के अंदर पोलरिटी कैसे आई। पोलरिटी इस भाग में इसलिए आई क्योंकि आप अगर गौर से देखते हो तो आपको गौर से देखने पे एक चीज़ मिल जाती है कि जो आपका C+ONA जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये एक मतलब पोलरिटी क्रिएट करता है, ठीक है, इसलिए इसको अपन ध्रुवीय भाग बोलते हैं। अब बात क्या होती है कि ये कैसे काम करता है साबुन क्रियाविधि के अंदर। जैसे कि यहाँ पे शुरू में मैंने 2 लाइन लिख रखी है, साबुन के एक अणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। लंबी हाइड्रो श्रृंखला जो अध्रुवीय होती है वो पुच्छ कहलाती है, जो C17H35 है, जैसे कि आपके नीचे दिखाई दे रही है। दूसरा, लवण के समान ध्रुवीय शीर्ष जो जल में विलय होता है, ये सोडियम स्टीरेट है, ये आपकी इसकी चैन बना दी हमने। अब क्रियाविधि के मतलब क्या समझना, जब साबुन के विलयन में किसी गंदे कपड़े या विलयन को डाला जाता है तो साबुन के अणु गोलाकार रूप से एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं। देखो ये जो प्रक्रिया है उसको अपन मिसेल बोलते हैं। मिसेल एक्चुअल में है क्या, जैसे आप किसी भी बाल्टी या टब या कोई भी सॉल्यूशन में कोई आपने साबुन डाल दिया, तो वो जो गंदगी है या ऑयली पार्ट है, डस्ट पार्टिकल है, जिसको आप हटाना चाहते हो, तो जो आपका ये मिसेल पार्ट है, यानी कि ये साबुन के खूब सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल है, उसको देखो यूं ऐसे, ये जो जिगजैग है ना, ये ऐसे ऐसे करके ये C17H35 ही बता रहा है, लेकिन ये काउंट नहीं करना आपको, एक सिर्फ एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इस पार्ट को इस तरह से जो बनता है उसको अपन मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, मिसेल बोलते हैं। ये अगली बात समझ में, होता क्या है, इस प्रकार की गंदगी या ऑयली बूंद को ये चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेर लेंगे। अब ये जो आपका नेगेटिव पार्ट था ध्रुवीय भाग, ये देखो इधर वाला भाग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अध्रुवीय भाग तेलीय अशुद्धि या ग्रीस की ओर होता है तथा ध्रुवीय भाग जल में विलय रहता है। कपड़े को रगड़ने या जल के साथ खंगालने पर मिसेल की सतह से ये क्या करेगा, छूट जाता है। जैसे अपन कपड़े को ऐसे रगड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, या फिर खंगालेंगे। खंगालने का मतलब है जैसे आप सब कपड़े धोए हुए हो, बाल्टी में अपन साबुन लगा के धोते हैं, तो खंगालने के साथ ही जैसे जैसे जितना ज़्यादा खंगालते हैं उतना ज़्यादा वो क्या होता है, साफ़ होता है। और ऐसे नहीं जब साबुन लगाते हैं जस्ट ही साफ हो, क्योंकि उसको मिसेल फॉर्मेशन में टाइम लगता है। अगली बात समझ में, तो ये जो बनता है इस डायग्राम को मिसेल बोलते हैं। मिसेल कपड़े की सतह से छूट जाता है और प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराते हैं। सब जानते हैं अपन 2-3 बार ही कपड़े को धोते हैं। सारे मिसेल छूट कर अलग हो जाते हैं और कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। साबुन का मतलब भी स्वच्छ ही है। साबुन आयन निकट आने के कारण समान आयन निकट आने के कारण ये मिसेल एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ये मिसेल एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, ये आपके साथ मतलब प्रतिकर्षित करते हैं और ये साबुन अपमार्जक की क्रिया है। ये साबुन अपमार्जक की क्रिया। अब अपमार्जक अपन क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। अपमार्जक साबुन से थोड़े बेस्ट होते हैं। बेस्ट क्यों होते हैं इसका रीज़न भी बताएंगे। और ये कठोर जल में भी आपकी कपड़ों की धुलाई कर देते हैं, आपके हाथों की भी, ठीक है। ये वाली बात अपन कल करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वेरी गुड, बने रहिए।